हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत के संपूर्ण मिट्टियां यानी सॉइल के बारे में पढ़ने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के लिए प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के निम्न मिट्टियाँ में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण से निर्मित हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, लेटराइट मिट्टियाँ हैं, लाल मिट्टियाँ हैं या फिर रेगुर मिट्टियाँ हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही भारत की जो निम्न मिट्टियाँ के बारे में कही जा रही, ठीक है, और इनमें पूछा जा रहा है कि बेसाल्ट जो कि लावा अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर रेगुर मिट्टी की बात करें हम, तो रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी की बात करें हम, तो इसकी जो निर्माण हुई है बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी कि उसके टूटने फूटने से इस रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि भारत में रेगुर मिट्टियाँ का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है और इसे हम काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रेप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद देख सकते हैं कि एमपी हो गया और गुजरात हो गया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में या फिर शिलोंग पठार में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि लावा मिट्टी की। ठीक है, लावा मिट्टी की बात करें हम तो देख सकते हैं कि जो मालवा के पठार है, ठीक है, और इसी जगह में मालवा के पठार है, तो यहीं पर जो है ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं आगे इसमें डिस्कशन के माध्यम से कुछ बताने के प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिम भारत की देखी जाए तो काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुई है और इसलिए से लावा मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि मालवा के पठार इसी डेक्कन ट्रेप की काली मिट्टी क्षेत्र में की अंतर्गत में आता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि मालवा पठार की मिट्टी, ठीक है, प्रमुख मिट्टी की बातें कही जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मालवा पठार की बातें हो रही, इस जगह की बातें हो रही है। ठीक है, तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मालवा की जो पठार है यहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और यहीं पर जो है कपास की खेती भी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो आप यहाँ पर काली मिट्टी को लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि निम्न मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। निम्न मृदा को यानी कि निम्न मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। ठीक है, वह कौन सी मिट्टी है? तो आप बता सकते हैं जो कि पानी को सोख कर रखती है। ठीक है, यानी कि नमी बनाए रखती है। ठीक है, तो देख सकते हैं लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो काली मिट्टी के बारे में कही जा रही है, ठीक है, कि जो सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और इसमें क्या होती है कि वह नमी को रोक रखती है, रखती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा हम लोग सब देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि काली मिट्टी की बात करें यानी कि ब्लैक सॉइल की बात करें में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है और यह भीगने पर ठोस या चिपचिपे हो जाती है तथा सूखने पर अति कुंचित या फिर दरार युक्त हो जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी की विशेषता बताई जा रही है। इसलिए इसे स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है और इससे सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो आप इस बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, दामोदर घाटी प्रदेशों में स्वर्ण रेखा
नदी घाटी प्रदेशों में, राजमहल पहाड़ी प्रदेशों में, या फिर पलामू प्रदेशों में? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर राजमहल की पहाड़ी है, आपको पता है, ठीक है, झारखंड का क्षेत्र इसी के आसपास में है, ठीक है। तो यहीं पर राजमहल की पहाड़ी है और यहीं पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इसमें डिस्कशन के माध्यम बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी देख सकते हैं कि राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी सही नहीं, ठीक है। देख सकते हैं निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। या बी ऑप्शन, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है और काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। यह काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप इसका बताएंगे कौन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें कही जाए तो काली मिट्टी, अगर ऑप्शन पहला की बात करें हम, तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल सही बातें कही जा रही है। और क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती, बिल्कुल सही है। और काली मिट्टी में आर्द्रता अनिक नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, अभी जस्ट हम ऊपर भी देखा, तो ये भी बातें सही है। दोस्तों देख सकते हैं कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं थोड़ा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर पाई जाती है और इसमें जल धारण की क्षमता ऊंच होती है तथा इसमें लोहास की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह हिमालय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी मिलती है, ठीक है, देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी मिलती है, बातें कही जा रही है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमालय में, या फिर प्रदेशों में, या फिर महाराष्ट्र में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर लेटराइट मिट्टी की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों यहीं पर महाराष्ट्र है और इसी जगह में क्या है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है, कि लेटराइट मिट्टी के सर्वाधिक विस्तार की बात करें हम, तो देख सकते हैं केरल जो कि राज्य के मालवा तटीय प्रदेशों में और इसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि आपको ऑप्शन में जो हमारा मालवा तट नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बातें हो रही कि निम्नलिखित में से कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है, ठीक है। यानी कि लेटराइट मिट्टी के बारे में बातें कही जा रही है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वे ऑप्शन ए की बातें कही जा रही है कि वे आर्द्र जो कि अपक्षालित प्रदेशों की एक मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपक्षालित होती है और उनकी उर्वरता कम होती है या उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें कही जाए तो देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है जो कि लेटराइट मिट्टी के बारे में जो बताया जा रहा है कि वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की एक मिट्टियाँ हैं, ये बातें बिल्कुल सही कही जा रही है। और वे बहुत ही अपक्षालित होती है, ये भी बातें सही है। उसके बाद दोस्तों उनकी उर्वरक क्षमता कम होती है, ये भी सही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ये यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखने के प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, लेटराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया और आप देख सकते हैं कि चूना हो गया और कार्बन तत्वों की इसमें कमी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण से अनवर हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि मरुस्थलीय बालू है और पॉडजोलिक है, जलोढ़ है या लेटराइट है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो बातें कही जा रही है कि मृदा प्रारूप जो लोहे की अतिरिक्त होने के कारण एक अनवर हो जाती है, तो एक कौन सी होती है, लेटराइट मिट्टी के बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, उपयुक्त मिट्टियों में बात करें तो लेटराइट में ही लोहा की ऑक्साइड पाया जाता है और स्पष्ट है कि लेटराइट लोहे का अतिरिक्त होने के कारण से इसमें अनवर हो जाती है, ठीक है, होती जा रही। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सी कथन सही है, ठीक है, आप बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती है और वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, या उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की जो कि अच्छी उपज होती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुट दे रखा है दोस्तों, 1 2 3 है, या फिर 1 4 है, या फिर 2 3 4 है, या फिर 2 और 3 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम तो देख सकते हैं कि वे यहाँ लेटराइट मिट्टी के जो बारे में बातें कही जा रही, देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है कि वे साधारण लाल रंग की होती है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही कही है कि इनकी जो रंग होती है लाल होती है। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि वे पोटास और नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती नहीं दोस्तों, कि नाइट्रोजन की तो मात्रा ऐसे भी हर एक मिट्टी में कमी होती है। तो आपका 2 नंबर गलत हो जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं 3 नंबर में, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। तो दोस्तों ऐसा ही बात नहीं है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश से विकास हुआ है। तो इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की खेती होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेटराइट मिट्टी जो होती है, आप देख सकते हैं केरल के क्षेत्र में वहाँ पर काजू की भी खेती होती है। तो इस प्रकार से आपको 1 और 4 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम, तो दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि लेटराइट मिट्टी की बात करें हम तो रंग की बात करें तो लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण से होती है, और ये मिट्टियाँ समांतर लोहा और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जबकि इसमें नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, चूना हो गया और जैविक पदार्थों की इसमें क्या होती कमी होती है। इस मृदा का सौतिक विकास की बात करते तो केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मेघालय क्षेत्र में वर्षा होती, जहाँ वर्षा होती वहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ये प्राय उर्वरता वाली मिट्टियाँ होती है, और किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें देख सकते हैं कि चावल हो गया, कपास हो गया, चावल हो गया, रागी हो गया, गन्ना हो गया, दाल, चाय, कहवा और काजू की आदि की कृषि इसमें की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, ठीक है। तो लाल है, काली है, जलोढ़ है, या फिर चूनेदार है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ अगर मृदा की बात करें हम तो देख सकते हैं कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा की बात करें तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। और जलोढ़ मृदाएं बात करें तो हिमालय क्षेत्रों में निक्षेपों से बनी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियाँ द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। तो लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें तो जलोढ़ मिट्टी की बातें हो रही, ठीक है, जो नदियों के द्वारा निर्मित होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टियाँ 2 भागों में बटा हुआ, ठीक है, देख सकते हैं। एक हमारा जलोढ़ है और एक नवीन जलोढ़ है यानी खादर है। और दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है, और प्रतिवर्ष देख सकते हैं कि बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत पर का जमा होता रहता है। उस पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्राचीन जलोढ़ या बांगर की बात करते हैं, मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर की कुछ ऊंचाई पर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में सबसे जो कि बड़ी मिट्टी का वर्ग किसकी है। तो लाल मिट्टी की है, या फिर बलुई मिट्टी के है, काली मिट्टी के, या फिर कछारी मिट्टी के। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ी अगर मिट्टी के वर्ग की बात करें तो कछारी मिट्टी की, ठीक, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से कि कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो कि सौतिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टियाँ हैं, और यह मिट्टी देश के 33.5% भागों में लगभग देख सकते हैं 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से लेकर असम तक की विशाल मैदानों के भाग में, और साथ साथ देख सकते हैं कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि की घाटियों में फैली हुई है, ठीक है। तो इस सारे बातें जलोढ़ मिट्टी के बारे में कही जा रही है, यानी कि कछारी मिट्टी। तो चलिए थोड़ा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए
देखिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, यानी पुरानी की आप देख सकते हैं कि खादर हो गया यानी कि खान तो नए हो गया, ठीक है, और बांगर यानी कि पुरानी मिट्टी की बातें हो रही, ठीक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बस एक ही ध्यान रखना है कि पुरानी मिट्टी को हम बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से कि गंगा की जो मैदान है पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर बांगर कहा जाता है, ठीक है। और इनकी अगर बातें करें हम तो इनकी स्थिति देख सकते हैं, ठीक है, बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है और इन मिट्टियों का रंग हमेशा पीला जो कि रक्ताब की होता है, ठीक है, रेडियस होता है, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि डोमटी यानी कि डोमट की बातें हो रही है, यानी कि लोम मिट्टी में कौन सा कण जो मिलता है, ठीक है। देख सकते हैं कि बालू का कण, पासू का कण, चिकना कण या फिर सभी प्रकार के कण। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही, ठीक है, कि डोमटी यानी कि लोम मिट्टी के बारे में कौन सा कण मिलता है। तो इसमें देख सकते हैं कि बालू का एक कण मिलता है, पासू का कण मिलता है और चिकना कण यानी कि सभी प्रकार के कण इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि समानता देखा जाए दोमट मिट्टी यानी कि लोम सॉइल की बातें हो रही, जिसमें 40% के बालू के कण होते हैं और 40% देख सकते हैं कि क्ले मिट्टी होती है और 20% क्या होते हैं, गाद के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, एल्युमिनियम की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की या फिर फास्फोरस की। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें हम जो मिट्टी है इनमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा और देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत देख सकते हैं कि जैसलमेर, बीकानेर और यहाँ पर देख सकते हैं कि बाड़मेर और जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले में आते हैं, ठीक है। और इन जिलों की मिट्टी में देख सकते हैं कि चूना यानी कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अतः इस क्षेत्र में मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर देती है, यानी कि भरपूर कर देती है, ठीक है। तो आलू की, सूरजमुखी की, सोरधम की या फिर मटर की। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि अगर फसल की बात करें हम तो मटर की फसल की बात करें हम तो यह फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि दलहनी फसलें की बात करें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें देख सकते हैं कि अल्फा यानी कि ड्राई बीन्स हो गया और गारबेंजो हो गया, बीन्स हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन और उड़ीद। ये सारे क्या होते हैं जो कि नाइट्रोजन से पूरी तरीके से मृदा को भर देती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है गेहूं है, उड़ीद है, चावल है और गन्ना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करी जाए, ठीक है, तो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उड़ीद यानी कि दलहन की जो फसलें जो है की जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन की पॉइंट के माध्यम से बताया जा रहा है कि फसलों में भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़ीद की फसल उगाई जाती है और कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के इस रंग के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है मैग्नीशियम के बहुल्य या संचित ह्यूमस या फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता या फास्फोरस की बहुल्य। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ बातें हो रही कि आप लाल मिट्टी की अगर उनकी लाल होने की कारण क्या है, तो देख सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होने के कारण से इसका जो रंग है
लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं बातें कही जा रही है कि लाल मिट्टी का निर्माण जो कि जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक सेलों के विघटन एवं विनियोजन से होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस मिट्टी में देख सकते हैं कि सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है और इस मिट्टी का रंग देख सकते हैं कि लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से होता है। और लेकिन देख सकते हैं कि जलयोजित रूप से इसकी पीली दिखाई देती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आप 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की औषधिक कमी है वह किसकी कमी होती है? तो तांबे की, मैग्नीज की, लोहा की और जस्ता की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम तो भारतीय जो मृदा है, जो मिट्टी है, और इसमें देखा जाए तो जस्ते जो एक सूक्ष्म तत्व की औषधिक मात्रा की कमी होती है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय मृदाओं में बात करते प्रश्नगत सूक्ष्म तत्वों में जस्ते की कमी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि करेवास मृतिका की बात करें हम तो जफराना यानी कि देख सकते हैं कि करेवा, दोस्तों करेवा मिट्टी की बातें और करेवा मिट्टी की बातें करें जो कि जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है और पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, नेपाल हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में या पूर्वी हिमालय में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बात करें करेवा की तो करेवा मिट्टी की बात करें हम तो इस जो है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसे ध्यान में रखना है। तो थोड़ा चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों जफरान की बात करें तो केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, पासु मिट्टी में या फिर लोम मिट्टी में यानी कि दोमट मिट्टी में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें करें पौधों को सबसे अधिक पानी की देखा जाए तो चिकनी मिट्टी में जो है सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है और इसलिए पौधे सबसे अधिक देखा जाए तो पानी इसी मिट्टी से आ लेते हैं, ठीक है। चिकनी मिट्टी में देखिए दोस्तों 50% से कम गाद और 50% से मृतिका व बालू की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसमें तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सामान्यतः अगर बात करें समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितनी होने की संभावना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 3 हो गया, 6 से 7 हो गया, 4 हो गया और 9 से 10 के बीच में। तो पीएच मान कितना होना चाहिए, ठीक है, एक समान फसल उगाने के लिए। तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों एक समान अगर फसल उगाने के लिए बातें हो जाए तो पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि मिट्टी की पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लता को तथा पीएच मान अधिक होना अम्लता क्षारीयता को बताता है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि अधिक अम्लता या अधिक क्षारीय मिट्टी समान फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। और समान फसलें उगाने के लिए पीएच मान देख सकते हैं कितना, तो 6 से 7 के मध्य में होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बातें और, ठीक है, कि तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्न में लिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो मिट्टी उर्वरक नहीं है, बंजर है, तो उसे आप देख सकते हैं कृषि योग्य बनाने के लिए किस प्रकार के इसका उपयोग में लाया जाता है, कैसे, तो लाइम से, चूना से, कैल्शियम से, जिप्सम से या फिर वेजिटेबल कंपोस्ट। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही, ठीक है, कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम यानी कि चूना का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो दोस्तों यहाँ वही बातें कही जा रही, ठीक है, तेजाबी यानी कि एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो समानता यानी कि चूने यानी कि लाइम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि मिट्टी में अधिक अम्लता या फिर अधिक क्षारीयता होने से वह समान जो कि फसलें कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की सहायता का समाधान कैसे होता है। ठीक है, मिट्टी में जो खारापन होता है और उसकी क्षारीयता की समस्या का समाधान कैसे होती है। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन शुष्क कृषि विधि के द्वारा, या खेतों में जिप्सम का उपयोग करके, या वृक्षारोपण करके, या फिर सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करके। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें और ठीक है कि मिट्टी में खारापन की बात करें और क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कि कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखेंगे। और साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मृदा के लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। और सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन है यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। ठीक है, या कुछ मृदाओं को अपारगम बना देती है, या फिर भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, या यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही। ठीक है कि यह कुछ दशाओं में देख सकते हैं कि मृदाओं को अपारगम बना देता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से मृदा का जो लवणी भवन है यानी कि सेलिंग, जो कि बिल्डिंग में मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होती है। और सिंचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण जो कि मृदाएं अपारगम बन जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो अम्लीय है, जलोढ़ यानी कि क्षारीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, या फिर रेगड़ मिट्टी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही है कि चाय की बागानों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जो मिट्टी की आवश्यकता होती है अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी में देख सकते हैं कि चाय के बागानों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से लिखा जा रहा है कि चाय बागानों यानी कि टी प्लांट के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इस जल निकासी की प्राप्त की बात करें तो सुविधा के कारण से इन बागानों में पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है। ठीक है, तो सोधर्म की, गेहूं की, आलू की, या फिर क्लोवर की। तो क्लोवर की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर बात है कृषि भूमि में किसके फसल पौधे उगाने से भूमि की जो अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होती है तो वह है सोधर्म। ठीक है, तो एक प्रकार के जो पौधे हैं इसको उगाने से क्या होता है जो कि सबसे ज़्यादा यानी कि अधिकतम मात्रा में अपर्दन देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ठीक है विश्व वन जीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोधर्म की बात करें हम तो ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि उत्पादन के लिए अत्यधिक उत्तरदायित्व है। और प्रश्न अगर देखा जाए तो क्लोवर की बात करें हम सबसे कम भूमि अपर्दन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। ठीक है, तो फसल चक्र है, बीज का संशोधन है, मिश्रित खेती है, या फिर बहुफसली खेती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही है कि मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, किसकी है तो बीज संशोधन का। अगर बीज संशोधन के माध्यम से आप जो है बताया जा रहा है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों देख सकते हैं कि डिस्कशन के माध्यम से पता है कि बीज संशोधन की विधि से उपज का प्रभाव पड़ेगा किंतु मृदा की उर्वरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि फसल चक्र हो गया, मिश्रित खेती हो गया, बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि फसल चक्र आवश्यक है। ठीक है, तो पादपों में प्रोटीन वृद्धि में हेतु, या विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, या मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु, या मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों फसल चक्र की आवश्यकता की बातें करें हम तो मृदा की
उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे? अति चराई के द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, या फिर वनारोपण के द्वारा, या पंछी या संख्या में वृद्धि करके। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मृदा अपरदन को रोकने का बस एक ही सरल विधि है कि वन रोपण के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाकर आप इससे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी की अपरदन से बचाते हैं और उनकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ प्रभावों के उपाय इस प्रकार से दे सकते हैं कि वृक्षारोपण, यानी कि यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। ठीक है, यानी सोपानी कृषि देख सकते हैं। ठीक है, अथवा सर्वोच्च रेखीय कृषि, और अति चरण हो गया, और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, और मेड़बंदी करना। इस सारे तरीके से आप जो है मृदा को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ हमारा 31 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 31 क्वेश्चंस पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।